हेलो एवरीवन, मैं अमित टॉपर्स कॉस एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूं, एक और इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस का सेट। और मैं आपसे बार बार बोलूंगा कि बेटा ये जो 25 क्वेश्चन हैं इन्हें अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करने के बाद आपका जो भी स्कोर बनता है वो आप कमेंट करो। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सीजीएल या अदर गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है या जो आपका इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा वो इस वीडियोस में या इस चैनल पे आपको मिलेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आपसे पूछ रहा है द टर्म बनाना किक इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। बोल रहा है कि बनाना किक जो एक टर्म है वो कौन से स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड है आपका। अब बेटा आप यहाँ पे अपने आप लगा सकते हो, हॉकी में हम किक नहीं मारते, हॉकी में हम क्या करते हैं, हिट मारते हैं। हिट और किक में डिफरेंस होता है। फुटबॉल में हम किक मारते हैं, आइस हॉकी में भी हम आपका किक नहीं करेंगे। और बॉक्सिंग में हो सकता है किक करते हो, लेकिन वो किक बॉक्सिंग में किक करते हो आप। जो नॉर्मल बॉक्सिंग होती है उसमें आप हाथों का यूज करते हो। तो ऑब्वियस है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फुटबॉल, है ना। तो यहाँ पे बनाना किक जो होती है वो फुटबॉल में लगती है। अब बनाना किक होती क्या है, जब आपके हम बॉल को किक करते हैं तो वो आपका हल्का सा शेप लेते हुए जाती है। एक बनाना शेप में जब बॉल मूव करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बनाना किक। तो ये किस में यूज होता है टर्म आपका, फुटबॉल में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं। अगले क्वेश्चन में वो आपसे बोल रहा है कि आपका 1903 में एक नोबेल प्राइज मिला, है ना। नोबेल प्राइज रिसीव किया फिजिक्स में, किसने किया, हेनरी बेक ने, है ना। तो हेनरी जी ने आपका नोबेल प्राइज जो है, हेनरी बेकरेल जो थे उन्होंने आपका नोबेल प्राइज रिसीव किया 1903 में। पूछ रहा है किस फील्ड से रिलेटेड था जो इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो बेटा यहाँ जो इन्हें नोबेल प्राइज मिला था वो मिला था आपका स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड, है ना। तो किससे रिलेटेड मिला था, स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिविटी। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। मैं बार बार आपसे बोलूंगा, एसएससी ने नोबेल प्राइज में आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं और वो सारे नोबेल प्राइज इनिशियल वाले पूछे हैं, 1901, 1902, 1906 वाले। जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के काफी सारे नोबेल प्राइज आपके एसएससी पूछ रहा है। तो नोबेल प्राइज या ऐसे जो इंपॉर्टेंट प्राइज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप जरूर करके जाना, आपके एग्जाम में 2024 में आपके जरूर आएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपका चलते हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड द इंडिजिनस स्पोर्ट कालिरी पयट्टू, है ना, ओरिजिनेट फ्रॉम, है ना। कालरी पयट्टू करके जो है या कलारी पयट्टू करके जो है वो आपका कौन से राज्य से संबंधित है। तो बेटा याद रखना कि इंडिया में कई टाइप के मार्शल आर्ट्स आपके परफॉर्म होते थे, है ना, मार्शल आर्ट। और उन्हीं में से एक मार्शल आर्ट है आपका कलारी पयट्टू, है ना। कलारी पयट्टू एक मार्शल आर्ट है जो तलवारों के साथ, तलवार और ढाल जो होती थी ना उसके साथ ये परफॉर्म किया जाता था मार्शल आर्ट, जो बाद में एक डांस फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। और ये संबंधित है या रिलेटेड है किससे, आपका केरला से, है ना। ये किससे रिलेटेड है आपका कलारी पयट्टू, केरला से। तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब देखो आपसे बोल रहा है मैरीटाइम एंटी पायरेसी एक्ट 2022 रिसीव्ड एज एन एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। ये जो आपका बिल था इस पे आपको प्रेसिडेंट को, एज प्रेसिडेंट अपना सिग्नेचर, अपना एसेंट कब दिया, जब प्रेसिडेंट किसी भी बिल पर अपना सिग्नेचर देते हैं तो वो बिल आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वो बिल आपका बन जाता है एक्ट में। तो ये आपका प्रेसिडेंट ने इस बिल पर जब अपना परमिशन दिया, अपने सिग्नेचर किया, ये एक्ट में कन्वर्ट हो गया होगा। तो आपसे पूछ रहा है प्रेसिडेंट ने अपने सिग्नेचर इस बिल पर कब किए। इस तरीके के क्वेश्चन एसएससी बार बार पूछ रहा है। हम भी यहाँ पे एक वीडियो लाएंगे आपका जहाँ पे हम ये बताएंगे कि अभी प्रेसिडेंट ने कौन कौन से बिल्स जो है वो साइन किए हैं और कौन कौन सी डेट को साइन किए हैं। इस बिल की अगर बात करें तो ये बिल प्रेसिडेंट ने साइन किया था 31 जनवरी 2023 को। 31 जनवरी 2023 को ये बिल जो है वो राष्ट्रपति ने हस्ताक्षरित किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है पाल वंश। तो बोल रहा है कि जो पाल वंश था, पाल डायनेस्टी जो था, जो उत्तर भारत, ईस्टर्न इंडिया की तरफ था, उनमें से कौन सा इनमें से कथन जो है पाल वंश का वो गलत है, कौन सा आपका इनकरेक्ट है। अब देखो आपको जो है ना ये सवाल जो होते हैं ना, ऐसे सवाल आपको लगेगा कि सर हमें इतनी सारी याद डाटा याद रखना पड़ेगा क्या।
नहीं बेटा, जितना डाटा आपको यहाँ क्लास में बताया जाता है उतने ही डाटा से, उतनी ही इंफॉर्मेशन से ये क्वेश्चंस आपके डील होते हैं। कमीशन भी क्वेश्चन उस हिसाब से सेट करता है कि आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन है अगर आप उसे ही ढंग से यूज कर पाओ तो आप इन क्वेश्चंस को डील कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं देवपाल वॉज द ग्रैंड सन ऑफ गोपाल, बोल रहे हैं कि देवपाल जो थे वो आपके परपोते थे, वो आपके जो है वो ग्रैंड सन थे किसके, गोपाल के। हमें नहीं पता है ना, इतना डिटेल में वो चीजें किसी बुक में हमने नहीं देखी, तो होंगे या नहीं होंगे हमें नहीं पता है ना। अगला, धर्मपाल फाउंडेड द वल्लभी यूनिवर्सिटी। अब बोल रहा है आपके धर्मपाल ने वल्लभी यूनिवर्सिटी का गठन करवाया, वल्लभी यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्शन करवाया। बेटा अगर आपने पाल वंश के बारे में 2-3 पॉइंट ही पढ़े हैं तो आपको ये पता होगा कि पाल वंश के संस्थापक फाउंडर थे गोपाल। पाल वंश के सबसे ज्यादा प्रचलित राजा थे धर्मपाल, और धर्मपाल जो थे उनके द्वारा बनवाई गई थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार के पास बनवाया था धर्मपाल ने। और आपको एक अंदाजा भी होगा कि जब ये ईस्ट की तरफ है, पूरब की तरफ है, और वल्लभी जो गुजरात में है, जो वेस्ट की तरफ है, तो धर्मपाल वेस्ट में यूनिवर्सिटी कैसे बनवा देंगे जहां उनका एरिया ही नहीं है। तो मतलब ऑप्शन बी जो है वो आपका गलत है ना। तो धर्मपाल ने कौन सी यूनिवर्सिटी बनवाई थी, धर्मपाल ने बनवाई थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। अगला पॉइंट आपका क्या है, पाल वंश के जो राजा थे वो महात्मा बुद्ध को मानते थे, हाँ बुद्ध के फॉलोअर रहे होंगे है ना। उसके बाद क्या है, ये डायनेस्टी जो है इनके जो फाउंडर थे वो कौन थे, गोपाल थे। ठीक है, ये गोपाल वाला ठीक है, तो हमें पता है कि आपका जो ऑप्शन बी है वो गलत है ना। तो यहाँ पे इनकरेक्ट वाला पूछा है तो आप सीधे क्या बोलोगे, हाँ सर ऑप्शन बी जो है वो गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक म्यूजिक ऑफ छत्तीसगढ़ इज बेस्ड ऑन एपिक महाभारता। ये क्वेश्चन रिपीटेड है बेटा, ये क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा जा चुका है। एसएससी ने सीएचएसएल में, सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा है कि जो आपका महाभारता है, महाभारता से संबंधित डांस फॉर्म जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में डांस और म्यूजिक परफॉर्म होता है और उसका नाम क्या है। तो बेटा वो है आपका पांडवानी। तो क्या है आपका, पांडवानी। पांडवानी मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा, है ना। ऑप्शन बी पांडवानी होगा जो आपके परफॉर्म किया जाता है महाभारत पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब आपको देखते हैं, गुड फ्राइडे इज रिलेटेड टू। अब बेटा गुड फ्राइडे आपको पता है, गुड फ्राइडे कोई हिंदू फेस्टिवल नहीं है, सिखिज्म जैनिज्म में नहीं आता। गुड फ्राइडे किस में आता है, क्रिश्चियंस में आता है। इजी क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, डैश इज द फॉर्म ऑफ सिख फेस्टिवल। इनमें से कौन सा सिख फेस्टिवल है, भगवान जो आपके सिख समुदाय है इनमें से कौन सा त्योहार आपका मनाता है। ठीक है, आपने सिखों का सुना होगा आपका क्या, लोहरी सुना होगा है ना, लोहरी होता है ना, गुरु पर्व होता है। तो ये यहाँ पे लोहरी गुरु पर्व तो नहीं दे रखा, ठीक है, लेकिन हाँ एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है होला मोहल्ला, है ना, होला मोहल्ला। ये होला मोहल्ला जो है वो किससे संबंधित है, आपका सिख समुदाय से। तो ये एक सिख फेस्टिवल है होला मोहल्ला। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन सी, होला मोहल्ला सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, हु डेवलप्ड द टेक्निक ऑफ प्रिजर्वेशन प्रिजर्वे preserving the quality of the food by raising its temperature to prevent microbiological growth in the food, है ना, माइक्रोबायोइल माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ इन द फूड। तो वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है आपकी वो व्यक्ति है जिसने आपका प्रिजर्वेशन की टेक्निक जो होती है, जिसमें हम किसी भी फूड को गर्म करते हैं, गर्म करके उस लेवल पे ले जाते हैं और उस लेवल के बाद हम उसे क्या करते हैं, नॉर्मली ठंडा कर देते हैं, जिससे उसमें जितने भी माइक्रोबैक्टीरियाज हो सकते हैं वो सारे माइक्रोबैक्टीरियाज खत्म हो जाएं। ठीक है, तो वो आपसे पूछ रहा है, तो आपको पता होगा, आपने पास्चर्ड मिल्क सुना होगा है ना, पैश्चरेशन सुना होगा। तो पैश्चरेशन क्या होता है, उसमें वही होता है कि आप किसी भी मिल्क को टेम्परेचर पे ले जाते हो जिससे उसके माइक्रोबियल्स खत्म हो जाते हैं, और माइक्रोबियल्स जब खत्म हो जाते हैं तो फिर उसे आप क्या करते हो, ठंडा कर देते हो। ठीक है, तो ये आपका किसने किया होगा, पैस्चर, है ना, पैस्चराइजेशन बोलते हैं हम इसे। तो इसका आंसर क्या होगा, लुईस पैस्चर। ठीक है, नाम से ही मालूम पड़ रहा है पैस्चराइजेशन टेक्निक किसने बताएगी, लुईस पैस्चर ने। तुक्का भी लगाएंगे तो ऑलमोस्ट सही लगा देंगे काफी बच्चे इसका तुक्का। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इशूड, है ना, बाय द कमर्शियल बैंक
एट अ डिस्काउंट ऑन द फेस वैल्यू। डायरेक्ट इकोनॉमी का क्वेश्चन है कि आपका कई बार ऐसा होता है कि कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं, वाणिज्य बैंक जो होते हैं, वो आपका इशू करते हैं एक पेपर जो फेस वैल्यू से डिस्काउंटेड रेट पे इशू किया जाता है। इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू एन इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर आउटपुट। हरित क्रांति की वजह से क्या हुआ कि आपका कृषि का उत्पादकता जो है वो बढ़ गई थी, है ना। प्राइमरीली ड्यू टू HYV सीड्स। बोल रहा है HYV सीड्स की वजह से ये आपका बढ़ गई थी। अब पूछ रहा है HYV क्या है। मैंने आपको कई बार बताया है, एसएससी ने ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति पे कई बार सवाल पूछा है, और मैंने आपको हर बार बताया था कि हरित क्रांति आपका ग्रीन रेवोल्यूशन जो शुरू हुआ, वो शुरू जो हुआ वो आपका 1966 से 69 तक चला था। हरित क्रांति, पहली हरित क्रांति। यहाँ पे हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स HYV सीड्स मंगाए थे। कहाँ से मंगाए थे? मैक्सिको। मैक्सिको से ये आपके सीड्स जो हैं वो मंगाए गए थे। किसके थे सर? ये गेहूं और चावल के थे ये सीड्स, है ना। और ये जो क्या थे? HYV हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स। तो हाई यील्ड वैरायटी, हाई यील्ड वैरायटी है, वेरिएंट नहीं है। हाई यील्ड वेरिएंट नहीं है, हीट नहीं है ना। आपका हाई यील्डिंग नहीं है, हाई यील्डिंग वेरिएंस नहीं है। क्या है? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, है ना। हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स थे ये। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर होगा, है ना। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। Which of the following is a default alignment to a text in Microsoft Office? Microsoft डॉक्यूमेंट में। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट का जो डॉक्यूमेंट होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट में हम किसी भी उसमें लिखते हैं, या फिर एक्सेल की अगर हम बात कर लें, एक्सेल शीट की भी अगर हम बात कर लें, तो याद रखना हमेशा टेक्स्ट जो होते हैं, टेक्स्ट जो होते हैं उसका अलाइनमेंट होता है लेफ्ट। और आपका जितने भी क्या होते हैं नंबर होते हैं, नंबर जो होते हैं उनका अलाइनमेंट होता है राइट। तो टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट होता है वो होता है आपका लेफ्ट, हमेशा लेफ्ट की तरफ टेक्स्ट अलाइन होंगे, और जितने भी नंबर होंगे वो राइट की तरफ अलाइन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे टेक्स्ट का पूछा है, तो टेक्स्ट का कौन सा अलाइनमेंट होता है आपका? लेफ्ट की तरफ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ विच ऑफ द स्टेट स्टार्टेड द तानसेन सम्मान। कौन से राज्य की सरकार ने तानसेन पुरस्कार, तानसेन सम्मान पुरस्कार जो है वो शुरू किया है? तो बेटा ये जो तानसेन पुरस्कार सम्मान शुरू किया है, ये शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। किसने किया है? MP की गवर्नमेंट ने। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट हॉकी क्लब फाउंडेड? है ना, भारत में हॉकी का पहला क्लब जो है वो फाउंड कहाँ हुआ था? अब देखो फर्स्ट फर्स्ट वाले क्वेश्चन एसएससी पूछता आया है, तो ये दोबारा से ट्रेंड में आ रहे हैं कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन आपसे दोबारा से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपका फाउंड हुआ था वो कहाँ हुआ था? कैलकाटा में, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कलकत्ता। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। रायका ट्राइब, बोल रहा है ये रायका ट्राइब जो है, ये रायका ट्राइब कौन से राज्य से संबंधित है? मैं चलो आपको हिंट देता हूँ, है ना। हिंट ये है कि ये जो रायका ट्राइब है ना, ये रायका ट्राइब के लिए ऊंट जो है वो बहुत आपका इम्पोर्टेंट होता है ना। ये जो रायका ट्राइब है वो ऊंट को बहुत रख रखाव करती है। ऊंट इनके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट पशु या एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इनके बहुत सारे रिचुअल्स का भी, बहुत सारी चीज़ों का भी। और जाहिर सी बात है ये ऊंट इनके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो ऊंट लेके बेटा कोई आपका केरल या बंगाल तो नहीं घूम रहा होगा, है ना। तो ये कहाँ होगी आपकी? जाहिर सी बात है ये कहाँ होगी आपका? राजस्थान में। ठीक है, तो ये जो रायका ट्राइब है ये किस तरफ होती है आपका? राजस्थान। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। द प्रोक्लेमेशन ऑफ विच एक्ट बाय किंग ऑफ इंग्लैंड इन 1773 paved the way for the establishment of सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा? है ना, कि बोल रहा है कि आपका इंग्लैंड के किंग ने 1773 में
कौन सा अधिनियम पारित किया था जिससे आपका कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई? चलो, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। पहले तो इसका आंसर क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। इसका आंसर क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, है ना। 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम जिस जो आपका पारित हुआ था, जिससे आपका 1774 में 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना था। कहाँ पे, कलकत्ता में। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था 1774 में, है ना। एक्ट कौन सा था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट बना था ना, इसमें जज कितने थे, इसमें जज थे 1+3, 1+3 जज थे। 1+3 जज का मतलब क्या है, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस। ये जो चीफ जस्टिस थी पहली सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता वाली, उनका नाम क्या था, उनका नाम था एलिजा इम्पे। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन याद रखना, ये इंफॉर्मेशन आपका बार बार रिपीट होती है। ठीक है, तो ये 1773 का क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। इन जनवरी 2022 which evacuation mission did the government of India launch to evacuate the Indians stranded in यूक्रेन? भारत के जितने भी लोग आपके यूक्रेन में फंस गए थे ना, जो रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ था, तो जो आपके यूक्रेन से भारतीयों को निकाला गया था, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? शायद आपको पता होगा कि उस ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन गंगा। बहुत कॉमन सा है ये आपका, ऑपरेशन गंगा जो है वो आपका था। तो मतलब ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। ऊषा मेजर, अब ये ऊषा मेजर क्या है, सप्तऋषि सुना होगा आपने, है ना। सप्तऋषि आपने देखा होगा, शेप क्या होती है, इस तरीके की शेप होती है सप्तऋषि की, इस तरीके की शेप होती है सप्तऋषि की। मैं इसे ब्लू से कनेक्ट कर देता हूं। ऐसी शेप होती है ना सप्तऋषि की, और इसी को जब हम आपका मिलाते हैं, इन दोनों तारों को मिलाते हुए जाते हैं, मिलाते हुए जाते हैं, मिलाते हुए जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे होता है आपका पोल स्टार। पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा, है ना। तो यही उषा मेजर आपसे पूछ रहा है, ये जो ब्लू कलर का मैंने बनाया, ये क्या होता है, उषा मेजर। सप्तऋषि, सप्तऋषि क्या होते हैं आपके, कॉन्सलेशन है ना, नक्षत्र है ये। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपका चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार आपका जो डिकेड ग्रोथ थी, है ना, जो डिकेड मतलब हर 10 वर्ष में, पुरानी जनगणना के कंपैरिजन में, पुरानी सेंसस के कंपैरिजन में इस जनगणना में जितनी वृद्धि हुई, जितनी ग्रोथ हुई, वो कितनी थी? तो बेटा वो थी आपकी 17%। लगभग आप याद रखोगे 17%। 17% यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आपके चलते हैं। अगला क्वेश्चन वो आपसे बोल रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है, उसके अनुसार कौन सा उसका सेक्शन है जिसमें यह बोला गया है कि जो आपके कैदी होंगे, जो प्रिजनर्स होंगे, उन्हें राइट टू वोट होगा, है ना। डिप्राइव, राइट टू वोट नहीं होगा, है ना। जितने भी कैदी होंगे वो वोट नहीं डाल पाएंगे, उनके वोट के अधिकार से उन्हें वंचित किया जाएगा। ये कौन से आर्टिकल में बोला गया है, कौन से सेक्शन में बोला गया है आपका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में? तो ये बोला गया है बेटा आपका सेक्शन 62 के पार्ट 5 में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका, विच सिटी referred to as द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? ठीक है, कौन से भारत के शहर को मैनचेस्टर बोला जाता है? पहले तो कोई मुझे बताएगा कि बेटा फुटबॉल के अलावा मैनचेस्टर जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? शायद आपको नहीं पता होगा, बट मैं आपको बताता हूँ, मैनचेस्टर फेमस है कॉटन क्लोथ्स के लिए। और कॉटन भी अगर आप छोड़ दो तो मैनचेस्टर फेमस है आपका टेक्सटाइल्स के लिए, क्लोथ्स के लिए। तो जाहिर सी बात है क्लोथ के लिए फेमस है। और भारत में क्लोथ के लिए क्या फेमस है बेटा, है ना, जूट के लिए कोलकाता, लेदर के लिए कानपुर हो गया। ठीक है, मुंबई जो है वो आपका ट्रेड के लिए फेमस है,
ठीक है। तो आपका उसके लिए क्या फेमस है? उसके लिए फेमस है आपका अहमदाबाद, गुजरात या गुजरात के आसपास वाला एरिया है ना, तो आपका टेक्सटाइल के लिए फेमस है। ठीक है। तो सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, ये सारे गुजरात में है। तो यहाँ पे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? अहमदाबाद को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। Which article of the Constitution mentioned about the establishing and maintaining institution of religion and charitable purpose? अब देखो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, पॉलिटी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पॉलिटी में कम पूछे जाते हैं, और जितनी नॉलेज है हम उतनी ही नॉलेज से इसे डील करने की कोशिश करेंगे, है ना। हम बहुत ज़्यादा नॉलेज, आपका जो हमारी नॉलेज है प्रॉपर, उसी आपके नॉलेज से हम इसे डील करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है, बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजियस इंस्टीट्यूट ओपन करने की बात कर रहा है ना। आप धार्मिक संस्थान खोल सकते हो, उसकी बात कर रहा है ये। ठीक है। चलो, आपका आर्टिकल 29 और 30 ये आता है आपका माइनॉरिटी से रिलेटेड, कि माइनॉरिटी शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। ठीक है। लेकिन माइनॉरिटीज की बात हुई है, रिलीजन के बेसिस पे बात नहीं हुई। यहाँ पे पूछ रहा है आपका रिलीजन के बेसिस पे, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा है चैरिटेबल पर्पस के लिए, है ना। मेंटेन इंस्टीट्यूट रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। ठीक है। तो ये आपका 29 और 30 तो नहीं होगा। ठीक है। आर्टिकल 28 में ये बोला गया है कि आप जो है वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हो धर्म से संबंधित, है ना। आप धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, तो वो किस में बोला गया? 28 में। और यहाँ 26 का जो पार्ट है, 26 अनुच्छेद 26 जो है, उसका जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, उसमें ये बोला गया है कि आप धार्मिक संस्थान खोल सकते हो किसी चैरिटी वगैरह के लिए। तो ये जो होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल 26 इसका सही आंसर होगा। ठीक है। चलो, अब यहाँ पे ये चीज याद रखना कि बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एसएससी पूछ रहा है पॉलिटी में, मतलब डिटेलिंग करता जा रहा है। पहले आपसे नॉर्मल आर्टिकल पूछता था, अब आर्टिकल के पार्ट भी जो होते हैं, उसका पार्ट ए बी सी करके ऐसे पूछता है। आर्टिकल 20 के पार्ट 2 को कई बार एसएससी ने रिपीट किया है, कई बार वो पूछा है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उनमें से अब आपका एसएससी ने पूछना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अब जितने भी आप आर्टिकल्स पढ़ना, उन्हें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करना, वो क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ आपको चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा ऐसा है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? चलो, अब आपको देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर नहीं होता। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होता है जिसकी मदद से हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। हट गया ये। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे बोले ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसे हम यूजर इंटरफेस बोलते हैं। वो आपका प्रोग्राम नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं? यूजर इंटरफेस। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं होगा। वेब ब्राउजर एक प्रोग्राम नहीं होता, वहां पे आप चीजें सर्च करते हो, आपका डिफरेंट होता है। ठीक है। तो ये भी इसका नहीं होगा। एक ही बचा वर्ड प्रोसेसर। जितना भी आपका वर्ड प्रोसेसर होता है, क्या होता है कि आप वर्ड को प्रोसेस करते हो, इंप्लीमेंट करते हो, उसका एग्जीक्यूशन करते हो, एप्लीकेशन करते हो। तो ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका, जो भी आपके वर्ड प्रोसेसर्स होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इज अ डैश लैंडमास दैट लाइज ऑन द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। बोल रहा है कि दक्षिण का पठार जो है उसकी शेप क्या है ना। दक्षिण के पठार की, डेक्कन प्लेट्यू की शेप क्या है? अगर आपको पता होगा कि साउथ इंडिया का शेप जो है वो इस तरीके से है, यहाँ पे नर्मदा रिवर बहती है, यहाँ पे आपका सतपुरा और ताप्ती रेंज है, सतपुरा रेंज, और यहाँ पे आपका विंध्याचल रेंज। ठीक है। चलो, नर्मदा नदी भी मैं आपको बना देता हूँ नीले कलर से। ठीक है। ये आपकी नर्मदा नदी है, ये क्या है? नर्मदा नदी। और ये है आपकी ताप्ती या तापी नदी। ठीक है। इसके नीचे, यहाँ मैं ग्रीन कलर से बनाता हूँ, इसके नीचे जो है ये है आपका डेक्कन प्लेट्यू, ये है आपका दक्षिण का पठार, डेक्कन प्लेट्यू। ये क्या है आपका? डेक्कन प्लेट्यू, है ना। ये क्या है आपका? डेक्कन प्लेट्यू। तो ये डेक्कन प्लेट्यू है। तो इसका शेप आपको क्या दिख रहा है? सर इसका शेप दिख रहा है मुझे ट्राइंगुलर। इसका शेप जो मुझे दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपका? ट्राइंगुलर शेप दिख रहा है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको चलते हैं।
इन द सिचुएशन, है ना, इन अ सिचुएशन वेयर ए एक फीमेल है एंड बी एक मेल है, वो काम करते हैं इन सेम ऑफिस में काम करते हैं, सेम डेजिग्नेशन पे, उनका पद भी जो है वो भी सेम है, सेम नेचर ऑफ वर्क, उनके काम जो है वो भी एक जैसे हैं, बट अनइक्वल पेमेंट, बट उनकी जो सैलरी है वो क्या है, अलग अलग है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी एप्लीकेबल, अगर आपके एक पुरुष और एक महिला को सेम काम के लिए, सेम पद के लिए, सेम संस्थान में अलग अलग वेतन मिलता है, तो इसमें आपका कौन सा आर्टिकल लगेगा? ठीक है, तो बेटा याद रखना, यहाँ पे है इक्वल वेजेस फॉर मैन एंड वुमेन, है ना, महिलाओं और पुरुषों के लिए समान वेतन। और ये चीज जो बोली गई है, ये चीज बोली गई है आपका आर्टिकल 39D में। आर्टिकल 39 का पार्ट डी में ये चीज़ बोली गई है कि आपके महिलाओं और पुरुषों के लिए समान वेतन, तो इक्वल वेजेस फॉर मैन एंड वेमेन, ये किस में आएगा आपका? ऑप्शन डी, आर्टिकल 39D इसका सही आंसर होगा। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया कि पहले आपसे सिर्फ मोटे मोटे आर्टिकल्स पूछता था, अब आर्टिकल की डिटेलिंग पूछ रहे हैं। चलो 39D, 39 में, आर्टिकल 39 में कुछ और भी चीज़ें आती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 39 में बोला गया है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा, सरकार जो होगी ऐसी योजनाएं बनाएगी जिससे पैसा किसी एक व्यक्ति पर इकट्ठा ना हो, ऐसा ना हो कि सारा पैसा अदानी और अंबानी जी पर ही है और बाकी सारे गरीब हों, है ना। तो सरकार क्या करती है? टैक्स लगाती है। यहाँ पे आर्टिकल 39 में ही एक सबसे सेंसिटिव इशू क्या है कि सरकार ऐसा सुनिश्चित करेगी कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उन पे सभी का अधिकार हो। जैसे आपका पहले कुएं हुआ करते थे, आपके तालाब हुआ करते थे, पानी के नल हुआ करते थे, उन पे एक समुदाय विशेष का अधिकार होता था, और कुछ समुदाय या आपके जितने भी दलित होते हैं उन्हें उन तालाब, उन कुएं और उन पानी के संसाधनों को इस्तेमाल करने पे मना होता था। तो वैसा अब नहीं होगा, ये चीज़ भी किस में मेंशन है? आर्टिकल 39 में। तो हो सकता है आपसे इस शिफ्ट में या आपके अगले एसएससी में ये आपसे एसएससी सवाल पूछ ले, ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखना, ठीक है। चलो वापस आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था इस शिफ्ट का, है ना, तो इस शिफ्ट के 25 क्वेश्चन हमने किए। जो आपका करेक्ट आंसर है वो आप कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो बेटा वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आप सजेस्ट करना चाहते हो तो बेटा आप कमेंट में ज़रूर सजेस्ट करना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।